नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं टीना झा। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी बरी। सीबीआई की विशेष अदालत ने कहा, किसी पर भी लगाए गए आरोपों के खिलाफ नहीं है ठोस सबूत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की बात। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा। 3 सदस्यीय जांच टीम के गठन का निर्देश। सीमा पर शांति और स्थायित्व कायम रखने के लिए भारत और चीन की बैठक। डब्ल्यूएमसीसी की बैठक में पुराने फैसलों को लागू करने पर हुआ विचार। स्थानीय स्तर पर सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सेना के वरिष्ठ कमांडरों की जल्द होगी बैठक। संसद की 24 विभाग संबंधी स्थायी समितियों का पुनर्गठन। हर समिति में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी। और सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण। मेड इन इंडिया तकनीक से लैस है मिसाइल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी ये उपलब्धि। अयोध्या में विवादित ढांचे को गिराया जाना पूर्व नियोजित नहीं था, बल्कि ये एक आकस्मिक घटना थी। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सीबीआई की ओर से लगाए गए आरोपों के खिलाफ ठोस सबूत नहीं है। इस घटना को कुछ अराजक तत्वों ने अंजाम दिया था। देखिए ये रिपोर्ट। सीबीआई की विशेष अदालत ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में बुधवार को फैसला सुनाया और 28 साल चले मामले में सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ढांचा विध्वंस की घटना सुनियोजित साजिश नहीं थी, ये एक आकस्मिक घटना थी। कोर्ट ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है। कोर्ट ने कहा सब लोग बाइज्जत बरी हो गए, छूट गए, किसी का आरोप सिद्ध नहीं हुआ। इन लोगों के षड्यंत्र में कोई सहभागिता नहीं थी। सदा शयता के साथ इन्होंने वहां पे सांकेतिक कार सेवा कराने का पूरा प्रयास किया और जो वर्ग वहां पे कुछ मुट्ठी भर लोग तोड़फोड़ की कार्रवाई में जुट गए थे, उनका इन लोगों से कोई संबंध नहीं है। अयोध्या में विवादित ढांचा विध्वंस केस में कुल 49 आरोपी थे, लेकिन 17 आरोपियों की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है। कोर्ट ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार और साक्षी महाराज समेत 32 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। स्पेशल कोर्ट का आज का जो निर्णय हुआ है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। इससे हम सब प्रसन्न हैं, देश प्रसन्न है और मैं ऐसा समझता हूं कि इसके बाद ये विवाद समाप्त होना चाहिए। फैसला आने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर फैसले पर संतोष जताया। उन्होंने ट्वीट किया कि इस निर्णय से यह साबित हुआ है कि देर से ही सही मगर न्याय की जीत हुई है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित ढांचा गिराया गया था। दिसंबर 1992 में इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई थी। अक्टूबर 1993 में सीबीआई ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। रविंद्र सिंह शेवरान, राज्यसभा टीवी। हाथरस घटना की जांच विशेष जांच दल करेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यों के विशेष जांच दल का गठन किया है। इसकी अध्यक्षता राज्य के गृह सचिव भगवान स्वरूप करेंगे और ये दल 7 दिनों के भीतर रिपोर्ट सौंपेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथरस सामूहिक दुष्कर्म घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत की थी। प्रधानमंत्री ने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके जानकारी दी कि इस घटना के सभी 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में की जाएगी। पीड़ित लड़की के साथ 14 सितंबर को हाथरस जिले में एक गांव में 4 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। 15 दिनों बाद कल उसने दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रकरण की जांच के लिए शासन ने एक उच्च स्तरीय एसआईटी का गठन किया है, जिसका नेतृत्व गृह सचिव भगवान स्वरूप कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए एक डीआईजी स्तर का अधिकारी और एक अन्य अधिकारी लगाए गए हैं, एसपी स्तर के अधिकारी और वो महिला अधिकारी लगाई गई हैं। भारत चीन सीमा विवाद के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन की आज बैठक हुई। दोनों पक्षों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। 20 अगस्त को WMCC की हुई बैठक के बाद सीमा पर मौजूदा स्थिति पर चर्चा हुई। इस वर्चुअल बैठक में भारत की ओर से रक्षा और गृह मंत्रालय के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव ने भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की, जबकि चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और महासागरीय विभाग के महानिदेशक ने किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव के मुताबिक दोनों पक्षों ने वरिष्ठ कमांडरों की बैठक के बाद जारी संयुक्त प्रेस बयान में जिक्र किए कदमों को लागू करने पर जोर दिया, ताकि गलतफहमी से बचा जा सके और जमीन पर यथास्थिति बनाई रखी जा सके। दोनों पक्षों ने राजनयिक और सैन्य स्तर पर बातचीत जारी रखने के लिए सहमति जताई और इस बात पर भी सहमति बनी कि जल्द ही वरिष्ठ कमांडरों की अगली बैठक होगी, जिससे दोनों पक्ष मौजूदा द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सैनिकों की संख्या कम करने की दिशा में काम कर सकेंगे और सीमा पर शांति बहाल की जा सकेगी। केंद्रीय गृह मंत्री और गांधीनगर लोकसभा के सांसद अमित शाह ने आज अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 20 गांवों के करीब 200 कुम्हारों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए निशुल्क बिजली के चाक का वितरण किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश की पारंपरिक कला को पुनर्जीवित करने की दिशा में यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अभूतपूर्व पहल है। इससे इनका काम सरल होगा और उनके उत्पादन के साथ आय में वृद्धि होगी। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि समाज के गरीब और वंचित वर्ग को सशक्त कर उन्हें विकास की मुख्य धारा से जोड़ना मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। एक अक्टूबर को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक होगी। बैठक में 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पर्यावरण मंत्रियों और पर्यावरण सचिवों के अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख, NDMC जैसे निगम निकायों के प्रमुख भी उपस्थित होंगे। ये बैठक वर्चुअल तौर पर आयोजित की जाएगी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में प्रदूषण 2 से 3 महीने तक रहता है, जिसका एक भौगोलिक कारण भी है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण रोकथाम के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण राज्य की सीमाओं के अनुरूप नहीं, बल्कि एयर शेड के अनुसार प्रभावित करते हैं, जिससे दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, फरीदाबाद, गुरुग्राम और अन्य शहर प्रभावित होते हैं। पर्यावरण मंत्री ने यह भी कहा कि सभी एजेंसियों को 2016 में लघु, मध्यम और दीर्घकालिक योजनाएं दी गई थी, जिसकी भी बैठक में समीक्षा की जाएगी। हम पहले सभी एजेंसीज को एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और लॉन्ग टर्म प्लान बनाने का 2016 में ही शुरुआत की है। उस प्लान के मुताबिक क्या क्या काम हुआ उसका रिव्यू किया जाएगा। सीपीसीबी की 50 टीमें तैयार होती है और 15 अक्टूबर से वो स्पॉट्स पर जाके जहां शिकायत आती है वहां की स्थिति देखकर क्या तुरंत सुधार करने चाहिए वो बताती है।
पिछले 2 साल जो उन्होंने काम किया है उसका भी रिव्यू इस मीटिंग में होगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन की शुरुआत की। मिशन उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के छात्रों के बीच नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देने के मकसद से लॉन्च किया गया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय मंत्रालय ने एससी और दिव्यांग युवाओं के बीच उद्यमशीलता विकसित करने और उन्हें सक्षम बनाने के मकसद से 2014-15 में वेंचर कैपिटल फंड लॉन्च किया था। इस फंड के तहत 117 कंपनियों को वित्तीय मदद प्रदान की गई। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन के तहत अगले 4 वर्षों में 1000 एससी युवाओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि युवा नौकरी देने वाला बने ताकि देश तेजी से विकास कर सके। सरकार ने साफ किया है कि नई श्रम संहिताओं से कारोबार बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राज्यसभा टीवी के साथ एक खास बातचीत में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा कि संहिताओं को लागू करने के पीछे सरकार का मकसद श्रमिकों और कामगारों के हितों की रक्षा करना है। इससे असंगठित क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों को खास तौर से फायदा होगा। संसद के मॉनसून सत्र में सरकार ने 3 श्रम संहिताओं को पारित कराया है। हमारा मानना है कि अब नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। मजदूर संगठनों से हम बात करते हैं तो उनका भी मानना है कि हम जैसे मजदूर संगठनों से बात करते हैं कि भाई नौकरी कहाँ कम हो रही है ये बताओ, और तो वो ये कोई नहीं कहता है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार की नीति आप बना रहे हो नौकरियों के अवसर भी बढ़ेंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और लोगों को एक, हम लगातार मजदूर संगठनों के इसलिए संपर्क में भी रहते हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार से हुई पूरी बातचीत आप देख सकते हैं हमारे कार्यक्रम खास मुलाकात में आज रात 10 बजे। संसद की विभाग संबंधी स्थायी समितियों का 2020-21 के लिए पुनर्गठन हो गया है। नई समितियां 13 सितंबर से प्रभावी मानी जाएंगी। संसद के दोनों सदनों में विभाग संबंधी स्थायी समितियों की संख्या 24 है, जिसमें से 8 समितियां राज्यसभा के अधीन हैं। सभापति राज्यसभा ने इन 8 समितियों के अध्यक्षों के साथ सभी समितियों में राज्यसभा के चुनिंदा 10 सदस्यों को मनोनीत किया है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने 16 समितियों के अध्यक्षों के साथ हर समिति में लोकसभा से 21 सदस्यों को मनोनीत किया है। राज्यसभा के तहत वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष वी विजयसाई रेड्डी को बनाया गया है, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर रामगोपाल यादव, गृह कार्य संबंधी समिति का अध्यक्ष आनंद शर्मा, मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे, उद्योग संबंधी समिति का अध्यक्ष डॉक्टर के केशव राव, विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति का अध्यक्ष जयराम रमेश को बनाया गया है। कार्मिक, लोक शिकायत और विधि और न्याय संबंधी समिति का अध्यक्ष भूपेंद्र यादव और परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति का अध्यक्ष टीजी वेंकटेश को बनाया गया है। वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से प्रियंका चतुर्वेदी, रूपा गांगुली, सुशील कुमार गुप्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे, जुगल सिंह माथुर जी लोखंडवाला, ओम प्रकाश माथुर, मौसम नूर, दीपक प्रकाश और वायालाल रवि को सदस्य बनाया गया है। वहीं प्रोफेसर रामगोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति में राज्यसभा से ए के एंटनी, इंदु बाला गोस्वामी, डॉक्टर एल हनुमंतैया, सुरेश प्रभु, डॉक्टर शांतनु सेन, वशिष्ठ नारायण सिंह, के सोम प्रकाश, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और संपतिया उइके शामिल हैं। आनंद शर्मा की अध्यक्षता वाली गृह कार्य संबंधी समिति में एस.आर. बालासुब्रमण्यम, पी. भट्टाचार्य, डॉक्टर अनिल जैन, सतीश चंद्र मिश्र, नीरज शेखर, रामचंद्र प्रसाद सिंह, राकेश सिन्हा, दिनेश त्रिवेदी और भूपेंद्र यादव शामिल हैं। डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति में राज्यसभा से अर्पिता घोष, भुवनेश्वर कलिता, विशंबर प्रसाद निषाद, डॉक्टर सस्मित पात्रा, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, गोपाल नारायण सिंह, अखिलेश प्रसाद सिंह, डॉक्टर एम थम्बीदुराई और जी.के. वासन शामिल हैं। डॉक्टर के केशव राव की अध्यक्षता वाली उद्योग संबंधी स्थायी समिति में बीरेंद्र प्रसाद वैश्य, सुभाषीष चक्रवर्ती, श्वेत मल, जोस के मणि, रानी नारा, सुभाष चंद्र बोस पिल्लाई,
केसी राममूर्ति, संजय सेठ और डॉक्टर अमी याज्ञिक शामिल हैं। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली कार्मिक, लोक शिकायत और विधि न्याय संबंधी स्थायी समिति में अभय भारद्वाज, राजेंद्र गहलोत, नरेश गुजराल, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सुखेंदु शेखर राय, KR सुरेश रेड्डी, शिव प्रताप शुक्ला, विवेक के तनखा, P विल्सन शामिल हैं। जयराम रमेश की अध्यक्षता वाले विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति में अनिल बलूनी, RS भारती, वंदना चौहान, हिशेल लांगचुगपा, परिमल नथवानी, भास्कर राव नेक्कांती, अश्विनी वैष्णव, रवि प्रकाश वर्मा और बिनोय विश्वम शामिल हैं। TJ वेंकटेश की अध्यक्षता वाली परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति में प्रसन्ना आचार्य, राज बब्बर, संभाजी छत्रपति, डॉक्टर सोनल मान सिंह, दिलीप ओब्रायन, तिरुचि शिवा, धर्मपुरी श्रीनिवास, विनय दीनू तेंदुलकर और KC वेणुगोपाल शामिल हैं। विभाग संबंधी स्थायी समितियां सरकार के सभी विभागों और मंत्रालयों के कामकाज पर निगाह रखती हैं। संसद की भले ही साल में 70 के आसपास बैठकें होती हों, लेकिन संसदीय समितियों की साल भर में 400 से अधिक बैठकें होती हैं। सभापति राज्यसभा ने बीते सत्रों में समितियों को और प्रभावी बनाने के लिए कई पहल की है। अरविंद कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू की कम प्रसिद्ध महिला सेनानियों की फेसबुक पोस्ट श्रृंखला में इस बार उन्होंने अवध की आखिरी बेगम हजरत महल का जिक्र किया है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों से लोहा लिया था। बेगम हजरत महल मजबूत इरादों वाली उन महिला शासकों में थी जो अंग्रेजों के रहम पर जीने के बजाय स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीने के सिद्धांतों पर विश्वास करती थी। महिला आंदोलनकारियों पर अपनी फेसबुक श्रृंखला में उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने वीरांगना बेगम हजरत महल के बारे में लिखा है। अवध के शायर नवाब वाजिद अली शाह से विवाह और नवाब के वारिस को जन्म देने के बाद उन्हें हजरत महल का खिताब दिया गया। उपराष्ट्रपति लिखते हैं कि 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अवध पर कब्जा करने के बाद नवाब को निर्वासित कर कलकत्ता भेज दिया गया, लेकिन उनकी बेगम हजरत महल अंग्रेजों की गुलामी के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे के साथ लखनऊ में ही रुककर जनता के साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया। कहा जाता है कि उनके युद्ध कौशल और नेतृत्व के कारण अवध का अधिकांश हिस्सा अंग्रेजों से छीन लिया गया और अंग्रेज सिर्फ लखनऊ की रेजिडेंसी तक सीमित रह गए। अपने शासन के दौरान उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच सौहार्द और एकता का खास ख्याल रखा। साथ ही महिलाओं को प्रेरित कर उनकी अलग टुकड़ी का गठन किया। जल्द ही दिल्ली के बाद अंग्रेजों ने लखनऊ पर हमला कर दिया और कई भीषण संघर्षों के बाद पराजय निश्चित लगने पर बेगम ने अपने साथियों के साथ नेपाल के जंगलों की ओर कूच कर दिया। अपने जीवन के आखिरी 2 दशक उन्होंने नेपाल में शरणार्थी के रूप में गुजारे। अंग्रेजों ने उन्हें मोटी पेंशन और सुविधाओं का प्रलोभन देकर वापस बुलाना चाहा, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें केवल एक आजाद अवध के सिवाय कुछ भी नहीं चाहिए। वापस लौटने के सारे प्रयास विफल रहने के बाद 1879 में नेपाल में देहांत हो गया। उनका मकबरा आज भी काठमांडू में स्थित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कल से शुरू हो रहा त्योहारी महीना अक्टूबर अपने साथ कई बदलाव भी ला रहा है। इनमें से कई बदलाव ऐसे हैं जिनका संबंध सीधे आपकी जेब से है। आम लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाने के मकसद से कई नियमों और कानूनों में संशोधन किया गया है, जिनमें मोटर वाहन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा से जुड़े नियमों में बदलाव किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में भी कुछ सुधार किए गए हैं। तो क्या है ये नए संशोधन, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश में जारी कोरोना संकट के बीच 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदल रही हैं। अब आपकी ड्राइविंग लाइसेंस RC रखने की टेंशन खत्म हो जाएगी। दुकानदार पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे। 1 अक्टूबर से देश के बाहर पैसा भेजने पर TCS कटेगा। साथ ही बैंकिंग और मोटर वाहन सहित अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस और उज्ज्वला योजना समेत कई नियम बदल रहे हैं। आइए इन्हें जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन किया है। अब सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और ई-चालान सहित वाहन संबंधी दस्तावेजों का रखरखाव किया जाएगा। सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कहा है कि वाहन दस्तावेजों के निरीक्षण के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वैध पाए गए वाहनों के दस्तावेजों के बदले भौतिकी दस्तावेजों की मांग नहीं की जाएगी। साथ ही लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण
पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा। नए नियमों में इस बात का भी प्रावधान किया गया है कि गाड़ी चलाते समय सिर्फ रूट नेविगेशन के लिए हाथ में मोबाइल या इसके जैसे डिवाइस का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करने की छूट नहीं है। वहीं एक दूसरा बदलाव खाद्य सुरक्षा को लेकर है, जिसके नए नियमों के तहत दुकानों में मिठाइयों की सजी थालियों पर बेस्ट बिफोर हलवाइयों के लिए लिखना अनिवार्य होगा। हालांकि मिठाइयां तैयार करने की तारीख थाली पर लिखना अनिवार्य नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इसे विनिर्माताओं की इच्छा पर छोड़ दिया है। साथ ही सरकार ने सरसों के तेल में किसी भी अन्य खाद्य तेल की मिलावट पर 1 अक्टूबर से रोक लगा दी है, यानी लोगों को अब शुद्ध सरसों का तेल मिलेगा। डिजिटल धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत यूजर्स को अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स के लिए लिमिट सेट करनी होगी। जितनी लिमिट सेट होगी आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, मगर ये लिमिट बैंक की ओर से दी गई सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। कार्ड होल्डर्स ये लिमिट नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग या फिर बैंक एटीएम जाकर तय कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य बीमा से जुड़े नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब बीमाधारक किस्तों में प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। इसके साथ कई नई बीमारियां अब पॉलिसी में कवर होंगी। वहीं अगर आप विदेश पैसा भेजते हैं तो नए नियमों के मुताबिक 7 लाख से ऊपर की रकम पर 5% टैक्स देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्नत भारत अभियान के तहत CSIR टेक्नोलॉजीज फॉर रूरल डेवलपमेंट की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का आयोजन CSIR निस्टैट्स के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं उन्होंने भविष्य में इसकी भूमिका को बढ़ाने की बात भी कही। उन्होंने बताया कि उन्नत भारत अभियान में 45 क्षेत्रीय समन्वय संस्थाएं और 2614 प्रतिभागी संस्थाएं शामिल हैं। इसके तहत अब तक 13,760 गांवों को लाभ पहुंचाया जा चुका है। ये जो आपका उन्नत भारत का प्लेटफॉर्म है, मुझे आज इस कार्यक्रम में आपकी सबकी बातें सुनने के बाद लगता है कि इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा एनलार्ज करने की भी आवश्यकता हो सकती है। और अगर वास्तव में हमारे इस उन्नत भारत का जो एक मेजर इसका कंपोनेंट है वो रूरल टेक्नोलॉजीज के माध्यम से अपने देश के गांव वासियों का जीवन बेहतर करना है, तो हमें इसके स्कोप को भी एनलार्ज करना होगा। कोरोना संक्रमण से हाल के दिनों में स्वस्थ होने वालों का औसत 90,000 तक पहुंच गया है। वहीं रिकवरी रेट 83.33% हो गया है। कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक दिन में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या नए संक्रमित होने वालों की संख्या से कहीं अधिक है। देश में कोरोना से एक दिन में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा लगातार नए मामलों से ज्यादा रहा है। पिछले 24 घंटे में 86,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हाल के दिनों में एक दिन में स्वस्थ होने वालों का औसत 90,000 तक पहुंच गया है। 5T यानी टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ट्रीट और टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देने से अच्छे परिणाम मिले हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 80,472 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 62 लाख को पार कर गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 86,428 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 51,87,000 से ज्यादा हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 83.33% हो गई है। कोरोना संक्रमण से पिछले 24 घंटे में 1,179 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मृतकों की कुल संख्या 97,497 हो गई है। वर्तमान में देश में कोरोना के 9,40,441 सक्रिय मामले हैं, जो कि कुल संक्रमित लोगों का 15.11% है, जबकि मृत्यु दर 1.57% है। वहीं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुताबिक पिछले 24 घंटे में
कोरोना वायरस के 10,86,688 नमूनों की जांच की गई। इन्हें मिलाकर अब तक 7,41,96,729 कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में ज्यादा गतिविधियों को खोलने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश 1 अक्टूबर 2020 यानी कि कल से लागू होंगे। इन्हें जारी करने से पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से फीडबैक लिया गया था। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की भी सलाह ली गई थी। 15 अक्टूबर से कंटेनमेंट जोन के बाहर सिनेमा घरों को खोलने की अनुमति होगी, लेकिन 50% क्षमता के साथ। ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग पूल खोले जाएंगे, जिसके लिए एसओपी जारी की जाएगी। इनके अलावा मनोरंजन पार्क भी खोले जा सकेंगे और इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एसओपी जारी करेगा। स्कूल और कोचिंग संस्थान खोलने के बारे में 15 अक्टूबर के बाद फैसला किया जाएगा। और अब बात रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत की करते हैं। स्वदेशी बूस्टर और एयरफ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उप प्रणालियों से लैस सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा में आईटीआर बालासोर से सफल परीक्षण किया गया। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने वाले कदम के तहत रक्षा क्षेत्र के लिए यह सफल परीक्षण काफी मायने रखता है। ये मिसाइल 400 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है। इस टेस्ट के लिए मिसाइल को देसी बूस्टर से लक्ष्य पर दागा गया। ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का दूसरा सफल परीक्षण है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर खुशी जताई। उन्होंने रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए बधाई दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये उपलब्धि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग के पूर्ण दल ने आज बिहार के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पटना में मुलाकात की। चुनाव आयोग ने विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत की। जेडीयू ने निर्वाचन आयोग से मतदाताओं के बीच मतदान पर्ची वितरित करने की जिम्मेदारी लेने की मांग की। कांग्रेस ने 10 मतदान केंद्रों के बीच एक चिकित्सा दल तैनात करने की मांग की। तो वहीं लोक जनशक्ति पार्टी ने पंचायत चुनावों की तर्ज पर विधानसभा चुनाव के मतदान केंद्र होने की गुजारिश की। निर्वाचन आयोग का यह दल आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार के 3 दिन के दौरे पर है। चुनाव आयोग के इस दल ने कल बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और नोडल अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। देखिए मेरे साथ